हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 20 की। लेट्स बिगिन द क्लास, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लैक बुक को। स्टार्टिंग से कवर करनी स्टार्ट की है। अगर आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया हुआ है, तो आप जाइए चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर रीडायरेक्ट हो सकते हो। वहाँ से आप पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ब्लैक बुक की पीडीएफ चाहिए तो वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट रिपीटेटिव एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जहाँ पर हम रिलीवेंट वर्ड्स को ही पढ़ते हैं जो कि प्रीवियसली आस्क्ड होते हैं या उनकी पॉसिबिलिटी होती है पूछने की। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, कलीग। कलीग कौन होते हैं दोस्तों? पहला वर्ड क्या है? कलीग। कलीग होते हैं आपके ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले लोग, किसी इंडस्ट्री में आपके साथ काम करने वाले लोग, या जो आपके साथ किसी ऑफिस में रहते हैं, काम करते हैं आपके साथ, उनको हम कलीग कहते हैं। सहकर्मी इनको हिंदी में हम कहते हैं। देखिए, अ पर्सन दैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस, जो सेम प्लेस पे काम करे, इन ए प्रोफेशन और ए बिजनेस। किसी प्रोफेशन या किसी बिजनेस में जब किसी के साथ कोई काम करता है तो उसको कलीग कहते हैं, है ना। चाहे वो लड़की हो या लड़का, उनको हम बोलेंगे कि ये मेरे कलीग्स है ना, कि ये मेरे क्या है, कलीग्स है, कि ये मेरे सहकर्मी है, मेरे साथ काम करते हैं। दोस्तों देखिए, आई हैड प्रोडक्टिव मीटिंग विद माई कलीग। मैंने मीटिंग की है किन के साथ? अपने कलीग के साथ। वो कैसी है? वो प्रोडक्टिव है। वो मीटिंग क्या है? बहुत ही ज़्यादा कारगर है। टू डिस्कस द प्रोग्रेस, जो प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है उसको डिस्कस करने के लिए मैंने अपने कलीग के साथ मीटिंग की है। तो कलीग क्या होता है? सहकर्मी होते हैं। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, कम्युनिस्ट। देखो, कम्युनिस्ट एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, कम्युनिस्ट लोग होते हैं जिनका ये विचारधारा होती है कि जो देश की जितनी भी प्रॉपर्टी है और देश का जितना भी धन है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। वहाँ पर क्लास डिवीज़न नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे अपर क्लास लोअर क्लास ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें होती है जो कम्युनिस्ट लोग मानते हैं कि प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सब सारे नागरिकों के बीच में, और क्लास डिवीज़न नहीं होना चाहिए कि जो अपर क्लास हायर क्लास की जो एक हायरार्की है उसको ख़त्म करना ये चाहते हैं। तो कम्युनिस्ट लोग इन्हीं को ही कहा जाता है। साम्यवाद का समर्थन करने वाले लोगों को कम्युनिस्ट बोला जाता है। देखिए, अ पर्सन हु बिलीव इन सपोर्टिंग लिविंग टुगेदर, जो इस चीज़ को सपोर्ट करे कि हम सब मिल के रहे, एंड शेयरिंग प्रोग्रेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये बोले कि हमको प्रोग्रेस, जो पजेशंस है, जो हमारा अधिकार है उसको भी हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, और जो हमारी जिम्मेदारियां है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन पे भी हमारा पूरा पूरा अधिकार हो कि हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है। एंड क्लासलेस सोसाइटी वेयर रिसोर्सेज आर कलेक्टिवली ओन्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, जहाँ क्लासलेस सोसाइटी हो, जहाँ पर कोई क्लास ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसी सोसाइटी ये बनाना चाहते हैं। तो इन लोगों को हम कम्युनिस्ट बोलते हैं। और आपको पता है इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी भी है। ठीक है, तो देख लेना, गूगल कर लेना और उसकी हिस्ट्री भी पढ़ लेना, आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। देखिएगा, सी इज़ ए कमिटेड कम्युनिस्ट, वो एक बहुत ही कमिटेड, मतलब जुड़ी हुई है किससे? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से। एडवोकेटिंग फॉर द इक्वलिटी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो वेल्थ है, जो धन है, संपत्ति है, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसका, है ना, कि इक्वली होना चाहिए, सबके पास दोबारा से इक्वल धन बंटना चाहिए। एंड द एलिमिनेशन ऑफ सोशल क्लास, सोशल क्लास जो है, सामाजिक जो हमारे क्लासेस है, अपर क्लास लोअर क्लास, इन सबको क्या करना चाहिए? एलिमिनेशन कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। समझ गए? कम्युनिस्ट एक आइडियोलॉजी होती है। चलिए अगला वर्ड देख लीजिए। अगला वर्ड है कॉम्प्रोमाइज़। दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड का मतलब समझिए, इसका मतलब होता है समझौता करना। अच्छा, जब आप किसी से समझौता करते हो तो किस आधार पे करते हो? देखो, जब भी कोई समझौता होता है तो उसमें आपको वो सारी चीज़ नहीं मिल रही होती जो आप चाहते हो। समझौते का मतलब ही यही है कि आपको वो पूरा अधिकार नहीं मिलता, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है कि आप कम चीज़ में सेटिस्फाई होकर समझौता कर देते हो। तो समझौते का मतलब है कि जब आपको जो चीज़ मिलनी चाहिए थी वो आप उसको क्या कहते हैं, छोड़ देते हो कि चलो ठीक है, मैं नहीं चाहता इतना, आप मुझे इतना दे दीजिए, इसी में मैं खुश हूँ, इसी को समझौता कहते हैं। यहाँ पे देखिए, एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पीपल और ग्रुप, दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप के बीच में जो एग्रीमेंट होता है कि ठीक है हम इससे एग्री हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना। अच्छा, लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ कर देने को क्या बोलते हैं? कि किसी ने अपनी लाइफ की बलि चढ़ा दी, उसको भी हम कह सकते हैं। और कोई मैटर चल रहा है, उसमें अगर आप समझौता कर लो तो उसको भी हम कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड किस सेंटेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है,
तभी हम कह सकते हैं कि इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पर ये है। ठीक है, देखिए इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, जो हमारा रिलेशनशिप होता है अपने पार्टनर के साथ में, बोथ पार्टनर्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। दोनों पार्टनर्स को क्या समझना चाहिए, इसकी महत्वपूर्ण, इसको कॉम्प्रोमाइज़ को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, ताकि हम अच्छे से समझौता कर सके आपस में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि विचार नहीं मिलते, एक के विचार कुछ और होते हैं, दूसरे के कुछ और विचार होते हैं। तो यहाँ पर पार्टनर्स को है ना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, समझौता करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखना चाहिए। एंड आर विलिंग टू मेक कंसेशन टू मेंटेन हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है शांति बनाए रखना चाहिए, है ना, मेंटेन रखनी चाहिए यानी बनाए रखनी चाहिए क्या, शांति, एंड अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे में समझ बनाए रखनी चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है यानी समझौता। अगला वर्ड देखिए, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा समाज जो एक तरह से पारंपरिक हो, यानी कि परंपरा जैसी चल रही होती है वो उसके आधार पर ही अपना लाइफस्टाइल रखता है, वो उसमें चेंज नहीं करता। ठीक है, तो पारंपरिक लोग जो होते हैं उनको हम कंजर्वेटिव कहते हैं कि यार ये लोग बहुत ही परंपरा से चलते हुए आ रहे हैं, ये केवल ऐसा ही रहना पसंद करते हैं जैसा इनकी पिछले पूर्वज रहते हुए आ रहे हैं, तो इनको हम कंजर्वेटिव लोग कहते हैं। अच्छा, कैसे कैसे इसकी मीनिंग होती है, देखिए, होल्डिंग टू ट्रेडिशनल एटीट्यूड, इनका ट्रेडिशनल एटीट्यूड होता है, सांस्कृतिक इनका एटीट्यूड होता है कि अपनी संस्कृति को नहीं भूलते। एंड वैल्यू एंड क्वेश्चन अबाउट चेंज एंड इनोवेशन, ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते, जो ये मानते हैं, जो इनके विचार होते हैं उसको ये कभी भी चेंज नहीं करते। अ पर्सन हु ऑब्सेस्ड टू ग्रेट सडन एंड सोशल चेंज, ये एक ऐसा पर्सन होता है जो सोशल चेंज नहीं चाहता, जो समाज में चेंज नहीं चाहता, और ये सडन चेंज के तो बिल्कुल खिलाफ होता है कि अचानक से कोई चेंज तो ये एक्सेप्ट नहीं करते। इन्हीं को हम कंजर्वेटिव बोलते हैं कि कंजर्व का मतलब है संभाल के रखना, अपनी रीति रिवाज को संभाल के रखना, इनको कंजर्वेटिव बोलते हैं। जैसे कि इंडिया में मुस्लिम्स को कंजर्वेटिव कहा जाता है क्योंकि ये अपने ट्रेडिशन को संभाल के रखे हुए हैं। समाज कितना भी मॉडर्न हो जाए लेकिन मुस्लिम कहीं ना कहीं अपने संस्कृति को नहीं बोलता, वो कंजर्वेटिव्स है, वो अपने तरीके से ही रहना पसंद करता है। तो ऐसे लोगों को हम कंजर्वेटिव बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये लोग कुछ अमेरिका में है लेकिन उसके बाद भी ये साड़ी वगैरह पहने हुए इंडियन की संस्कृति को डिपिक्ट कर रहे हैं, तो इनको हम कंजर्वेटिव्स कह सकते हैं कि इन्होंने अपना जो अपनी संस्कृति है उसको कंजर्व किया हुआ है, उनको सेव किया, संभाल के रखा हुआ है ना। तो कंजर्वेटिव का सिंपल सा मतलब है कि जो परिवर्तन के विरोधी हो, जो पारंपरिक हो और जो रूढ़िवादी हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, द गर्ल वॉज वेल ड्रेस्ड, जो लड़की थी वो बहुत अच्छे से उसने कपड़े पहने हुए थे। एज यूजल दो इन ए मोर कंजर्वेटिव स्टाइल, उन्होंने एक सांस्कृतिक पारंपरिक रूप से कपड़े पहने हुए थे अपनी परंपरा के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखिए, कल्पेबल। दोस्तों, कल्पेबल का मतलब होता है जो दोषी होता है उसको हम कल्पेबल बोलते हैं, जो गलती के लिए जिम्मेदार होता है। अगर कुछ काम किसी ने गलत कर दिया तो वो दोषी होगा, वो जिम्मेदार होगा उस गलत काम का। तो जिम्मेदार व्यक्ति को, गलत काम के जिम्मेदार व्यक्ति को ही हम कल्पेबल बोलते हैं। जैसे कि इस व्यक्ति को देखिए, जेल के अंदर बैठा हो, यानी किसी ने कुछ गलत किया है तो ये कल्पेबल है, यानी कि ये दोषी है। यहाँ पर देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड दैट हैज़ हैपन, जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो किसके, कुछ समथिंग, कुछ बैड हो गया, कुछ गलत हो गया, है ना, उसका गलत होने का जो दोषी होता है उसी को हम कल्पेबल बोलते हैं। ठीक है, जैसे जज बोल रहे गिल्टी, यू आर गिल्टी, आप दोषी हो, ऐसे बोलते हैं ना जज। तो कल्पेबल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दोषी होता है। देखिए, द इन्वेस्टिगेशन डिटरमाइंड, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि जो पुलिस वगैरह जो खोज करते हैं, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी केस के अंदर, छानबीन करते हैं, उसमें ये डिटरमाइंड हुआ, ये पाया गया है दैट द कंपनीज नेग्लिजेंस, जो कंपनी की जो अनदेखी थी, वॉज कल्पेबल, कंपनी की क्या अनदेखी, इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन, जो इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं, कंपनी ने ये अनदेखी करी और इसकी वजह से वो कल्पेबल है, दोषी है। जितनी भी आज इंडस्ट्री है आप देखो, मोस्टली जो धुएं पे कंट्रोल नहीं करते हैं, पूरा पॉल्यूशन करते हैं, तो वे कल्पेबल होते हैं, दोषी होते हैं किसके, इन्वायरमेंट को कंटेमिनेशन करने के, यानी कि पर्यावरण को कंटेमिनेट करते हैं, यानी प्रदूषित करते हैं, तो उसके वे दोषी है, कल्पेबल है। समझ गए ना। चलिए अगला वर्ड देख ले, साइनोसोर। साइनोसोर एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है, ऐसी वस्तु हो सकती है जो आकर्षण का बिंदु बने, जो अट्रैक्ट करे दूसरे लोगों को। देखिए, आकर्षण बिंदु जो होता है उसको हम साइनोसोर बोलते हैं। अच्छा, इसको याद रखिए, डायनासोर होता है साइनोसोर। अगर डायनासोर कहीं पर आ जाए तो वो एक आकर्षण का बिंदु बन जाएगा।
तो डायनासोर, साइनोसोर, याद रखिएगा। साइनोसोर का मतलब क्या होता है? आकर्षण का बिंदु, जिस पे लोग सब ध्यान दे दे, अरे ये क्या चीज़ आ गई हमारे सामने, उसको हम साइनोसोर बोलते हैं। देखिए, दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन, जो अटेंशन का सेंटर हो, यानी कि हमारे अटेंशन को ग्रैब कर ले, एकदम हम देखने में मजबूर हो जाए, और एडमिरेशन, उसकी तारीफ करने लग जाए, ऑफन बिकॉज ऑफ इट्स रिमार्केबल क्वालिटी एंड एक्सीलेंस। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसमें कुछ रिमार्केबल क्वालिटी होती है, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है, इस वजह से हम उसे देखते हैं, और एक्सीलेंस वो अच्छा होता है सबसे, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? साइनोसोर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, सारी पब्लिक का ध्यान किसके ऊपर है? सलमान खान के ऊपर है, तो सलमान खान यहाँ आकर्षण का बिंदु बन चुका है, तो ही इज ए साइनोसोर पर्सन, है ना। साइनोसोर पर्सन एक आकर्षक व्यक्ति है, तो जिस पे सब ध्यान दे, जिसके ऊपर सबका ध्यान जाए, वो साइनोसोर होता है। ठीक है, जैसे ये पेंटिंग देखिए, ये पेंटिंग किसी म्यूजियम में लगी हुई है, और यहाँ पर सभी लोग इसको देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, ये आकर्षण का बिंदु है, तो इस पेंटिंग को हम साइनोसोर पेंटिंग बोल सकते हैं कि आकर्षण का बिंदु है। द रिनाउंस आर्टिस्ट लेटेस्ट मास्टरपीस, रिनाउंस का मतलब है बहुत ही फेमस आर्टिस्ट की जो लेटेस्ट, जो बिल्कुल नई नई मास्टरपीस पेंटिंग आई है, बिकम द साइनोसोर, वो एक आकर्षण का बिंदु बन गया है, ऑफ द आर्ट एग्जीबिशन, जो कला का जो एग्जीबिशन, जो मेला लगा हुआ है, वहाँ पर वो जो पेंटिंग है वो एक साइनोसोर बन चुकी है, वो आकर्षण का बिंदु बन चुकी है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखिए, डेरिलेक्ट। डेरिलेक्ट का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जो लोग छोड़ के चले गए हैं और अब वो जर्जर अवस्था में है, बिल्कुल बेकार हो गया, तहस नहस हो गया है, उसको हम डेरिलेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक कार खड़ी हुई है, पता नहीं कितने सालों से, 10 साल से, 20 साल से या 50 साल से यहीं पे खड़ी हुई है, वीरान पड़ी हुई है, उजड़ी हुई है, उसको हम डेरिलेक्ट बोलते हैं। तो ऐसे याद रखें, एक डेयरी है दूध की, और वो डेरिलेक्ट है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर को याद रखिए कि यहाँ पर कभी डेयरी हुआ करती थी, और अब ये डेरिलेक्ट है, अब ये वीरान है, अब ये उजड़ी हुई है, तो डेरिलेक्ट का मतलब है उजड़ा हुआ। यहाँ पर देखिए, नो लॉन्गर यूज्ड, जो अब यूज में नहीं है, एंड इन बैड कंडीशन, जो अब बहुत बुरी कंडीशन में जगह है, उसको हम डेरिलेक्ट बोलेंगे। देखिए, द ओल्ड फैक्ट्री वाज लेफ्ट, जो पुरानी फैक्ट्री है उसको छोड़ दिया गया है, एज ए डेरिलेक्ट, एक वीरान जगह की तरह, विद ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़कियाँ, एंड क्रम्बलिंग वॉल्स, और सिलाबी से भरी हुई और टूटी हुई दीवारें वहाँ पर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेरिलेक्ट प्लेस बोलेंगे, कि डेरिलेक्ट का मतलब होता है एक वीरान जगह। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, डिप्सोमीनिया। दोस्तों, डिप्सोमीनिया, दोनों शब्द को डिवाइड कर दीजिए। मीनिया का मतलब होता है किसी चीज के लिए पागलपन होना, और डिप्सो का मतलब होता है दोस्तों थर्स्ट, प्यास, जो प्यास के लिए पागलपन हो। अच्छा, प्यास किससे बुझती है? दारू से। जो दारू पीते हैं उनके लिए तो दारू से ही प्यास बुझेगी, तो शराब की लत वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? डिप्सोमीनिया, कि ये यार, ये बहुत ही ज़्यादा शराब के लत लग चुकी है इनको, तो उस बीमारी को डिप्सोमीनिया बोलते हैं। देखिए, एन इंस्टेंस परसिस्टेंस डिजायर टू ड्रिंक एल्कोहल, एक इंस्टेंस यानी बहुत ही ज़्यादा मजबूत, परसिस्टेंस मतलब लगातार, डिजायर होती है उनको, इच्छा होती है किसकी? ड्रिंक एल्कोहल, दारू पीने की, शराब पीने की, उनको बहुत ज़्यादा बड़ी इच्छा होती है, एक्सेस लेवल पे उनको ये होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उन जो दारू पीते हैं उसको डिप्सोमीनिया बोलते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि ये डिप्सोमीनिया के मरीज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, डिस्पाइट हिज ऑन गोइंग स्ट्रगल विद डिप्सोमीनिया, इसके बावजूद कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं डिप्सोमीनिया से, यानी कि शराब पीने की लत से, हिज सॉट ट्रीटमेंट, और वो ढूंढ रहे हैं, तलाश में है किसके? इलाज के, एंड कमिटेड टू ए रिकवरी प्रोग्राम, और वो ये सोच रहे हैं कि ये जो बीमारी मुझे लगी हुई है दारू पीने की, इससे मैं रिकवर हो जाऊं, इससे मैं ठीक हो जाऊं, ओवरकम हिज अल्कोहल एडिक्शन, और जो उसकी दारू पीने की एडिक्शन की जो बीमारी है उससे वो ओवरकम करना चाहते हैं, उससे वो उभरना चाहते हैं। ठीक है, डिप्सोमीनिया का मतलब समझ गए ना, कि जो दारू में डिप रहा, डूबा हुआ रहे, उसको डिप्सोमीनिया कहते हैं। डिप का मतलब डूबना होता है ना, तो डिप्सोमीनिया यानी कि जो शराब की लत जिसको लग जाए उसको डिप्सोमीनिया बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए, डर्ज। दोस्तों, एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था, एलिजी। एलिजी क्या होता है? शोक गीत होता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अक्सर वेस्टर्न कल्चर में ये होता है कि वहाँ पर लोग गीत गाते हैं, एक बहुत ही सैड सॉन्ग गाते हैं, तो उसको हम एलिजी बोलते हैं, लेमेंट बोल सकते हैं, सैड सॉन्ग बोल सकते हैं, और आज एक नया वर्ड डर्ज भी इसको हम बोल सकते हैं। तो जब किसी की मृत्यु हो जाए तो 4 वर्ड याद रखिए, डर्ज, लेमेंट, सैड सॉन्ग एंड एलिजी। ये चारों वर्ड किसके लिए यूज होते हैं? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उसको गाते हैं,
ठीक है, वेस्टर्न कल्चर में ऐसा होता है। तो डर्ज एक शोक गीत होता है, ये पिक्चर हमने पहले भी दिखाई थी। और एलेजी, लेमेंट और सैड सॉन्ग इसके सिनोनिम्स हैं, देख लीजिए। अ सैड सॉन्ग स्पेशली इन द पास्ट एट ए फ्यूनरल, किसी का अंतिम संस्कार हो तब ये गाया जाता है। और फॉर ए डेड पर्सन, किसी मृत व्यक्ति के लिए ये गीत गाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डर्ज। क्या बोलेंगे? डर्ज। एलेजी और डर्ज, ठीक है। इसको ऐसे याद रखिए कि जब कोई मर जाता है तो हम डर जाते हैं, तो उसको डर्ज बोलते हैं। डर्ज वो गीत, शोक गीत। तो डर्ज, एलेजी, लेमेंट एंड सैड सॉन्ग, चारों सिनोनिम्स याद कर लीजिए, ठीक है। द सोम्बर डर्ज इकोइड थ्रू द एम्प्टी कैथेड्रल। अच्छा, ये कैथेड्रल क्या होता है? कैथेड्रल एक ऐसी जगह होती है जो चर्च टाइप सा होता है ना। तो जो सोम्बर था, सोम्बर मतलब बहुत सैड सॉन्ग जो था, डर्ज जो बहुत दर्द भरा गीत था, वो पूरे कहाँ पर इको हो गया, गूंज गया, कहाँ पर? पूरे चर्च में। इवोक्ड एज ए सेंस ऑफ लॉस एंड सैडनेस, इवोक कर दिया, उसने जगा दिया। किस? ऐसा लगा कि जैसे बहुत कुछ खो चुके हैं हम, लॉस हो चुका है, एंड सैडनेस बहुत ही ज़्यादा दुख है। तो ये इस तरह का सॉन्ग होता है जो सबको सैड कर देता है, सबको दुख से भर देता है, इसको हम डर्ज बोलते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, इफेस्ड। दोस्तों ये आज का लास्ट वर्ड है। इफेस्ड का मतलब होता है कोई चीज़ साफ कर देना। जैसे चेहरे पे बहुत सारे धब्बे दाग होते हैं, और अगर कोई डर्माटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन का डॉक्टर, डर्मा क्या होता है? स्किन, लॉजिस्ट मतलब स्टडी करने वाला, स्किन की स्टडी करने वाले को डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगर कोई डॉक्टर जो कि डर्माटोलॉजिस्ट है, स्किन का डॉक्टर है, अगर वो आपके फेस को इफेस्ट कर दे, यानी कि वो साफ कर देगा, बिल्कुल क्लीन कर देगा, तो इसको हम बोलते हैं इफेस्ट करना। अच्छा, इफेस्ट का मतलब चेहरे को साफ करने से भी होता है, या आप बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है उसको भी इफेस्ट करते हो तो उसको भी साफ करना बोलते हैं। तो वो डिफरेंट सेंस में यूज हो जाता है। तो इफेस्ट, टू इरेज, वाइप आउट, साफ कर देना, वाइप आउट कर देना। और ओब्लिटरेट समथिंग, किसी को डिस्ट्रॉय कर देना। ओब्लिटरेट का मतलब है ख़त्म कर देना, है ना। टिपिकली ए मार्क, कोई निशान। राइटिंग, कोई लिखावट। और मेमोरी, किसी की मेमोरी को भी अगर साफ कर दिया जाए तो उसको भी इफेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इफेस्ट बोला जाता है। जैसे कि हम अगर बोले कि एक व्यक्ति था जिसकी एक्सीडेंट में मेमोरी इफेस्ट हो गई, उसकी जो याददाश्त थी वो इफेस्ट हो गई है, मेमोरी उसकी साफ़ हो गई है, तो उसको भी हम इफेस्ट बोल सकते हैं। मिटा देना या हटा देने को इफेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे बोर्ड पे ये व्यक्ति कुछ साफ कर रहा है, इफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ओवर टाइम द विंड रेन इफेस द इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? देखो, जो पत्थर पे जो खुदाई होती है ना, जो लिखावट होती है, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ओवर टाइम यानी कि बहुत लंबे समय से चलता हुआ आ रहा था टाइम, उसके बाद वाइंड और रेन, बारिश ने और हवा ने इंस्क्रिप्शन पे जो लिखा हुआ था, टॉमस्टोन यानी पत्थर पे जो लिखावट लिखी हुई थी, उसको क्या कर दिया है? स्मूथ कर दिया, अनरीडेबल कर दिया, यानी कि मिटा दिया, इफेस्ड कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच, और आज यहीं पे क्लास को ख़त्म कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। और जल्दी हमारी फैमिली 1000 सब्सक्राइबर्स की होने वाली है, ठीक है। हम इसको छोटा सा एक केक से आपके साथ इसको सेलिब्रेट करेंगे। फिजिकली तो मैं आपको खिला नहीं पाऊंगा, लेकिन ये प्रॉमिस करता हूँ कि कभी एक हम छोटा सा एक गैदरिंग रखेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे, कहीं पे भी रख सकते हैं हम, है ना। दिल्ली में रखेंगे या नोएडा में रखेंगे, तो आपको मैं इनवाइट करूँगा, आप वहाँ पर आइएगा। एक दिन के लिए ये प्रोग्राम रहेगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो हम छोटा सा फंक्शन करेंगे, ज़्यादा बड़ा तो अभी पॉसिबल नहीं होगा। और उसमें हम गैदरिंग करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे हम कैसे एक दिन के अंदर ये रखेंगे कि कैसे हम आगे ग्रो कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी को, और कैसे हम और अच्छा कर सकते हैं। मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ, और मैं किस तरह से आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकता हूँ, ये सब डिस्कस कर लेंगे। बाकी फुल टाइम मैं इस चीज़ को करूँगा, अभी मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ। इस चीज़ों को मैं फुल टाइम तभी कर पाऊँगा जब अपने सब्सक्राइबर एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाएंगे हम, तो तब मेरे को थोड़ा सा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी कि मैं इसको फुल टाइम करूँ। फिर हम आपके सामने ग्रामर्स के, है ना, और भी लेक्चर्स लेके आएंगे। फिर फुल्ली हम इसको एक इंग्लिश ओरिएंटेड चैनल बना देंगे, जहाँ पर आपका कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर्स के सारे रूल्स, है ना, ग्रामर्स के और सारे कॉन्सेप्ट्स, और जहाँ पर आपको पीडीएफ से लेकर के आपको पूरा, अब मैं आपको रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ कि आप जल्दी से एग्ज़ाम क्लियर करें, है ना। सब कुछ आपको सारी गाइडेंस में देना चाहता हूँ इंग्लिश से रिलेटेड, कि इंग्लिश का एक रामबाण आपको मिल जाए, इंग्लिश कहीं भी आपको पढ़ने की ज़रूरत ना लगे इस चैनल से अलग।
तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ओरिएंटेड एक्सक्लूसिव चैनल बन जाए, एक ऐसा मात्र चैनल बन जाए जहाँ पर इंग्लिश के लिए आपको फ्री में सारा कंटेंट मिले, पीडीएफ हो, एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट्स हो, या आपको ग्रामर्स के रूल्स वगैरह सब चीज़ आपको फ्री में मैं देना चाहता हूँ। और ये मैं चाहता हूँ कि मैं एक कंट्रीब्यूट करूँ अपनी इंडियन सोसाइटी में, ताकि लोग इस काम को अप्रिशिएट करें और याद करें कि फ्री में भी कोई कुछ कर सकता है। और चलिए दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।